डेमोक्रेसी होती है उसमें नोटिस हुकूमत को लेना चाहिए, अदलिया को लेना चाहिए, किसी और को नहीं लेना चाहिए। हमने गिरफ्तार नहीं किया, सिंध की पुलिस सिंध हुकूमत के अंदर है। अवाम को पता चलना चाहिए कि उस दिन क्या हुआ। 15 जनवरी तक नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे, किसी एक जेल में। जिस तरह हुकूमत बनी गाला में छुप के बैठी है, ये शायद जनवरी से बहुत पहले चलती बने। अगर मुझे जाना पड़ा तो फिर मैं बोरिस जॉनसन से बात करूंगा। मैं इस्तेदाद करता हूँ पीडीएम के क़यादत है वो ये जो जलता है नेक्टा के सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट की बुनियाद पे उसे सस्पेंड करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। आज फिर जुम्मा था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने काजी फायज ईसा वाली अपील पर अपनी डिटेल जजमेंट में जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ दायर किया जाने वाला रेफरेंस गैर आईनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हुक्म दिया कि वजीर कानून, एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह और एफबीआर के उस वक्त के चेयरमैन के खिलाफ जस्टिस काजी फायज ईसा के राज अफशा करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। हुकूमत अभी तक खामोश है, किस तरह की कार्रवाई होती है देखना बाकी है। फिर वजीर आजम इमरान खान कह रहे हैं कि हर कीमत पर साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं चाहे उन्हें लंदन जाना पड़े और वहां पर जाकर बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन से बात क्यों न करना पड़े। क्या इस तरह से मियां नवाज शरीफ को वापस लाया जा सकता है? आज वजीर इत्तलात शिबरी फराज कह रहे थे कि 15 जनवरी तक मियां नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान की किसी जेल में होंगे। दूसरी तरफ मरियम नवाज कह रही हैं कि जनवरी तक शायद ये हुकूमत भी चली जाए। क्या अपोजिशन के जलसे जुलूसों की वजह से हुकूमत जा सकती है? आईजी सिंध को मुबैना तौर पर जरगमाल बनाने और मरियम नवाज के कमरे में घुसकर कैप्टन सफदर को पकड़ने के खिलाफ जो तहकीकात की जा रही हैं मुख्तलिफ किस्म की हैं, क्या उन तहकीकात का कोई नतीजा भी आएगा? और प्रोग्राम के आखिर में हम ये भी देखेंगे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने आज फिर एक बार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला कर लिया, यानी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ये सिलसिला जारी रहेगा। इन तमाम अमूर पर मैं समझता हूं द मोस्ट रेलेवेंट पर्सन आज हमारे रूबरू हैं साबिक वफाकी वजीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक, जो कि सेनेट स्टैंडिंग कमेटी बराए अमूर दाखिला के चेयरमैन भी हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने वक्त दिया। ये सारे आपसे मुतल्लिका सब्जेक्ट्स हैं। आप इन्वेस्टिगेटर्स ने, आप पॉलिटिशियन हैं, आप इंटीरियर को देखते रहे हैं। सबसे पहले आज वजीर आजम इमरान खान ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम हर कीमत पर मियां नवाज शरीफ को वापस लाएंगे और वो कह रहे हैं कि चाहे मुझे बरतानिया जाकर, लंदन जाकर बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन से बात क्यों ना करनी पड़े। क्या बोरिस जॉनसन से मुलाकात इंश्योर कर सकती है कि नवाज शरीफ वापस आ जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, क्योंकि आज मादरे जमहूरियत नुसरत बेगम भुट्टो साहिबा का दिन है जो हम मना रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मियां उनको जन्नत नसीब करे। बहुत बहादुर एक बहादुर लीडर थी जिन्होंने अपनी आंखों के सामने 2 बेटों को शहीद होते देखा, अपने मियां के जिसे जुडिशल मर्डर देखा। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसी लीडर हो जिन्होंने इस किस्म की बड़े बड़े वाकयात और बड़े ही दर्दनाक हालात देखे हों। तो मैं दोबारा दुआ करूंगा उनके लिए, अल्लाह मियां जन्नत नसीब करे। अब आपका जो पहला सवाल है, सबसे तो पहले मैं अर्ज करूंगा कि मैं इस सवाल का जवाब बसीयत एक पॉलिटिकल वर्कर नहीं दूंगा, बल्कि एक फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर और फॉर्मर हेड ऑफ द इंटरपोल ऑफ पाकिस्तान इसका जवाब दूंगा। बात यह है सर कि कानून हर मुल्क का डिफरेंट होता है और जो यूनाइटेड किंगडम का कानून है किसी को किसी मुल्क से आए हुए बंदे को वापस हैंड ओवर करना, पहली चीज उसमें ये होती है कि अगर उस मुल्क में डेथ पेनल्टी हो तो उस मुल्क को वो बचिंदा वापस नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, चार्टर ऑफ इंटरपोल में पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व बंदे को देखने के लिए इंटरपोल की मदद और उसकी एक असिस्टेंस जरूर ली जाती है। तो बहरहाल मैं ये कहूंगा कि जो वहां का प्राइम मिनिस्टर है यूनाइटेड किंगडम का,
जिनका जिक्र भी आपने किया, मेरा नहीं ख्याल है कि वो किसी कानून में तब्दीली ला सकता है। वहां के कानून जो होते हैं वो एग्जेक्टिव के मतहत नहीं होते, वो कानून अपनी जब भी हरकत में आता है वो अपने सिस्टम के तहत चलता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंटरपोल की बात नहीं की, उन्होंने एक्सट्रेडिशन ट्रीटी की बात नहीं की, एक्सट्रेडिशन की बात नहीं की। वो कह रहे हैं कि एक्सट्रेडिशन के लिए तो बड़ा टाइम लग जाएगा, हम खाली चाह रहे हैं कि उनको डिपोर्ट किया जाए। सबसे पहले तो मैं अर्ज कर दूं कि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी यूके के साथ पाकिस्तान की है नहीं है, ही नहीं है। अगर इंटरपोल के थ्रू मांगा है कि हम डिपोटेशन चाहते हैं, डिपोर्ट करने के लिए भी उनको जो यूके का लॉ है उसके थ्रू जाना पड़ेगा। अगर उन्हें डिपोर्ट भी करना है तो मियां नवाज शरीफ साहब को वो सारे के सारे कानूनी जितनी भी मदद है या कानूनी रास्ते हैं उनको वो अपना सकते हैं। और मैं मतलब अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, और बसीर फॉर्मर हेड ऑफ द इंटरपोल ऑफ पाकिस्तान, और जितना मैंने काम किया है प्राचा साहब को पता है, मैं नहीं समझता हूं कि नार्मल हालात में ऐसी की जा सकती है। अगर इमरान खान साहब को जाती तल्लुक है प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके के साथ, वो उनको दे दें। मेरा ख्याल है कि वो भी पॉलिटिकल प्रेशर और दुनिया के हालात और जो एक मुरवजा रूल्स है वहां के, मेरा नहीं ख्याल है वो हैंड ओवर कर सकते हैं। लेकिन वजीर इत्तलात का अहम ओहदा होता है, ये हुकूमत का स्पोक्समैन होता है, तर्जमान होता है। तो फिर वजीर इत्तलात किन बुनियादों पर कह रहे हैं कि 15 जनवरी तक मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान की जेल में होंगे? बड़ा अच्छा होता राजा साहब अगर प्राइम मिनिस्टर साहब भी और मेरे दोस्त शबरीर साहब भी ये कोशिश करते कि अच्छी ब्रीफिंग ले लेते और दुनिया में जिन जिन मुल्कों के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है उनको निकाल लेते और ये भी देख लेते कि यूके के साथ हमारा पुराना एक्सपीरियंस कैसा रहा है। मुझे बताएं कितने का आदमी ला सके आज तक जो पहले था। तो मेरा ख्याल है कि जो मैं बड़ा शौक के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि जिस मुल्क में डेथ पेनल्टी है वहां यूके किसी बंदे को ना एक्स्ट्राडाइट करता है ना डिपोर्ट करता है। ये बरतानिया का कानून है, ये बरतानिया का कानून है जी। मैं बिल्कुल 100% आपको ये गारंटी के साथ कहता हूं कि ये बरतानिया का कानून है कि जिस मुल्क में भी डेथ पेनल्टी मरौजा है उसमें उस बंदे को जिसकी एक्सट्रेडिशन और डिपोटेशन एक्सपेक्टेड वो नहीं करेंगे। अच्छा, आपकी तो नजर होती है, आपकी नजर होती है मलिक साहब, आपकी नजर होती है इन तमाम अमूर पर। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे थे कि दिसंबर से पहले ये हुकूमत जा सकती है। आज मरियम नवाज ने कह दिया कि जनवरी से पहले शायद ये हुकूमत चली जाए। शेख रशीद बार बार कहते हैं कि दिसंबर से फरवरी पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। क्या वाकई कुछ ना कुछ यहां होने वाला है? देखें जी, अपोजिशन जो होती है वो तो हमेशा कहती है आज नहीं हुकूमत गई कल गई, ठीक है, और वो उनका हक है और वो उनको जमहूरियत हक देती है कि वो अपना प्लानिंग कर सकें, अपना प्रोसेशन निकाल सकें, अपने जलसे कर सकें, तो वो तो करते रहेंगे। लेकिन मैं यहाँ आज एक आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूँ और थोड़ा सा बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि मेरा दिल भी इस वक्त काफी परेशान है ये चीज बताते हुए, जो कि इंफॉर्मेशन मेरे पास तक पहुंची है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत घनौनी साजिश तैयार हो चुकी है। मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं जिसमें इस वक्त दुनिया के 3 ममालिक ने अपना पैसा इकट्ठा करके फंडिंग की है। और इसमें जो मैं कह रहा हूं बड़ा भी रहूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसके मतलब और भी प्रोग्राम कर सकूंगा, लेकिन क्योंकि मैं जान गया हूं, मेरे पास कुछ चीजें मैंने देखी हैं और महसूस भी की हैं और मेरी कौम भी ये महसूस करेगी कि आने वाले वक्तों में हमारी इंस्टीट्यूशंस पे, हमारे मुल्क पे बहुत सख्त किस्म के वार होंगे। ये कौन से 3 ममालिक हैं? मैं अर्ज खत्म कर लूं जरा। बड़ी बड़ी शख्सियात जो मुल्क को बैलेंस रख सकती हैं उन पे अटैक होंगे और इतनी करैक्टर असैसिनेशन होगी, इतनी डेफोमेशन होगी, इतनी डेरोगेटरी लिहाज से चलेगा कि पाकिस्तान में एक हलचल मचेगी। आई एम सॉरी, मैंने पहले भी प्रेडिक्शन की थी कि फैट जो है वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकालेगा और मैंने हुकूमत से भी, फॉरेन मिनिस्टर से भी और मैं फैटफ पे आऊंगा नहीं, लेकिन ये आपने एक ऐसी आपने इंपॉर्टेंट बात कर दी। मुझे थोड़ा सा इसको समझने दें
یہ جو سازش کی جا رہی ہے، اب اپوزیشن جلسے جلوس کر رہی ہے تو حکومت کہتی ہے اپوزیشن سازش کر رہی ہے، اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومت کسی سازش کا حصہ ہے، جو اکانومی ڈاؤن ہو گئی، روزگار چلا گیا، ملک بری حالت میں ہے، عوام مہنگائی کا شکار ہے. تو کیا اپوزیشن سازش کر رہی ہے یا حکومت سازش کا حصہ بن رہی ہے؟ آپ یہ نہ کہ میں نے نہ اپوزیشن کا نام لیا ہے نہ میں نے کسی اور کا نام لیا ہے. جو باہر کی طاقتیں ہیں وہ ہائی بریڈ وار کر رہی ہیں، اور آگے جا کے پروکسی وار کے وہ سارے کے سارے وار ہوں گے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. اور پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کریں گے. میں اتنا بتا دوں کہ میرے نوٹس میں ہے کہ اوور $3 billion have been pumped in پاکستان. وہ کہاں گیا ہے، کس کو دیا گیا ہے، ان کے کون سے ایجنٹس ہیں. دیکھیں کلبھوشن اگر آ سکتا ہے، کلبھوشن کے ساتھی ہزاروں لوگ آ کے یہاں پہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، اور طالبان کا اگر صلح ہو سکتی ہے، دوستی ہو سکتی ہے داعش کے ساتھ، اور جس طرح داعش کو سپورٹ کر رہا ہے انڈیا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ داعش کا اور انڈیا کا جو ایک کنیکشن اگر ملک صاحب اگر آپ کے پاس یہ ایگزیکٹ فگر ہے کہ $3 billion $3 ارب یہاں آ چکے ہیں، تو کس کے پاس گئے؟ یہ بھی تو پھر آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی. یہ تو اب میرا خیال ہے کہ ایجنسیوں کا کام ہے، اور جو آپ کی وقت کی حکومت ہے ان کو پتہ لگانا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں، کن کو یہ دیا جا رہا ہے، اور داعش کے لوگ کون کون سے ہیں، طالبان کے لوگ وہ کون کون سے ہیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر سکتے ہیں. مجھے بتائیں، 2 دھماکے کراچی میں ہو گئے. ابھی جو مجھے حالات نظر آ رہے ہیں کہ جس نے بھی پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا پہلے یا بھی کرنا ہے، وہ ہائیبریڈ وار کرے گا. تو میں یہ زیادہ چیز جو ہے اپنی ایجنسیوں پہ چھوڑتا ہوں. دے مسٹ انویسٹیگیٹ اٹ کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے کون کون سے ملک آگے بڑھے ہیں، اس میں انڈیا کا کیا رول ہے، اور وہ پیسہ کن کن چینل سے فنڈ ہوا ہے. یہ مشکل نہیں ہے پاکستان کو پتا کرنا. میرا خیال ہے کہ ادھر رکھیے گا ملک صاحب، مجھے بریک لینا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ واپس آئیں گے. رحمان ملک صاحب سابق وفاقی وزیر داخلہ ہیں، انٹرپول پاکستان کے ہیڈ رہے ہیں، اور اس سے پہلے وہ ایک لیڈنگ انویسٹیگیٹر بھی رہے ہیں. جو کچھ کراچی میں 18 اور 19 اکتوبر کے واقعات ہوئے، جس میں آئی جی صاحب کا مبینہ یرغمال بنایا جانا، اے آئی کا اغوا ہونا، اور پھر ہوٹل کا کمرہ آنا، اس کو توڑنا، کیپٹن صفدر کو گرفتار کرنا، بقول مریم نواز صاحبہ کے چادر اور 4 دیواری کے تحفظ کو پامال کرنا، یہ ساری باتیں بطور ایک لیڈنگ انویسٹیگیٹر رحمان ملک صاحب بھی سمجھتے ہیں. ذرا ان سے پوچھیں گے مختلف اینگلز کے بارے میں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج ہمارے روبرو ہیں سابق وفاقی وزیر داخلہ سینیٹر رحمان ملک صاحب. ملک صاحب، کراچی کے واقعات نے پورے ملک کو جولٹ کیا ہوا ہے. آئی جی سندھ کو مبینہ طور پر اغوا کیا گیا، ان پر دباؤ ڈالا گیا، پھر انہوں نے پرچہ کاٹنے کے لیے انہوں نے سائن کر دیے. اے آئی جی کہتے ہیں کہ ہمیں کہیں اور بلایا گیا. آئی جی کو کوئی یرغمال بنا سکتا ہے؟ آئی جی پر کوئی دباؤ ڈال سکتا ہے؟ پولیس کے سب سے بڑے آفیسر ہیں وہ. پراچا صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ کروں گا کہ جو بھی ہوا، کوئی بھی اس کو نہ سپورٹ کر رہا نہ اس کی کوئی اچھائی دکھا رہا ہے. اگر وہی ریٹ جو ہے اگر 2 گھنٹے بعد ہو جاتی، 6 بجے کی بجائے کچھ 7:30 8 بجے ہو جاتی، تو شاید یہ سارا عمل نہ ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں اس میں آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے جو ایکشن لیا وہ ٹھیک ہے، اب کیونکہ بڑی ہائیسٹ لیول پہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہے. اس کے علاوہ سندھ گورنمنٹ نے بھی اپنے 5 منسٹروں کی انویسٹیگیشن شروع کی ہے. اس طرح سینٹ کی جو کمیٹی ہے انہوں نے بھی ڈیمانڈ کر دی ہے، اور سینٹ چیئرمین نے بھی ڈیمانڈ کر دی ہے. اگر ملک صاحب ایکسکیوز می، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اگر ان تینوں تحقیقاتی رپورٹس میں فائنڈنگز متضاد آئیں تو پھر کیا ہوگا؟ میں عرض کرنے لگا ہوں نا، کیونکہ جب بہت سی انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہیں نا، تو پھر اس کا رزلٹ میں تو ظاہر ہے انویسٹیگیٹر جو بھی ہوتے ہیں ان کا ڈیفرنٹ ذیل کے ساتھ چلتے ہیں، ڈیفرنٹ مٹیریل کے ساتھ چلتے ہیں. تو اچھا یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہینڈل کرنے کے لیے اگر کوئی کمیشن بنا دیتے، جوڈیشل کمیشن ہیڈڈ بائی اے جج، اور وہ اس کو کر لیتا تو میرا حال بہتر ہوگا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کا ایک سسٹم ہوتا ہے، فوج پڑی اپنے. آپ کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے خود اپیل کی، آپ کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے خود اپیل کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اور ڈی جی آئی ایس آئی سے کہ اس کی تحقیقات کرائیں، اور جنرل باجوہ صاحب نے تحقیقات کا حکم دے دیا.
देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जब इंसाफ मिलता हुआ नजर नहीं आया फेडरल गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर से या उसकी कैबिनेट से, तो ही फाउंड द ओनली वे कि आस्क द पर्सन हु इज ऑन द हेल्म ऑफ अफेयर्स, जो कि लोकल कोर कमांडर हैं, आपके डीजी रेंजर्स हैं, नेचुरली वो मतहत आर्मी चीफ के हैं, तो आर्मी चीफ ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए खुद इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किया है। तो मेरा इसमें हाशिया राय करने की बजाय लेट्स वेट कि जो ऑर्डर इस वक्त आर्मी चीफ ने किया है इसमें इन्वेस्टिगेशन का, उसका जवाब क्या आता है। लेकिन मैं बसीयत एक पॉलिटिकल, लेकिन मैं तो फिर पूछ रहा हूं ना, 3 तहकीकात हो रही हैं, अगर इनके नतायज मुतजाद आ गए तो क्या होगा? बहरहाल उसके लिए फिर ये कमीशन बना दें। आपके पास प्रोविजन है कि तीनों के टीआरस देख लें और तीनों टीआरस को जो है एक जुडिशियल कमीशन एग्जामिन करके अपनी फाइनल फाइंडिंग दे दे और उस पर सारे अमल करने चाहिए। हुकूमत तो मसलसल क्वेश्चन, हुकूमत पीटीआई की हुकूमत, मरकजी हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट मसलसल क्वेश्चन कर रही है। वो कहते हैं कि जी आईजी खुद जाके पर्चा कटवाए ना, उसके साथ जो कुछ हुआ। आज भी शिबली फराज साहब कह रहे थे कि पर्चा जो कैप्टन सफदर के खिलाफ हुआ, जो उसकी अरेस्ट हुई, वो तो सिंध पुलिस ने की, जो कि पीपल्स पार्टी के अंडर है। अब बात यह है कि अगर आप सिंध गवर्नमेंट का और फेडरल गवर्नमेंट का पास्ट का रिकॉर्ड देखें तो दोनों लड़ रहे हैं आपस में, ठीक है। इस लड़ाई में वो किसी ना किसी को नुकसान हुआ है और नुकसान होगा, लिहाजा इनको बजाय हाशियाराई करने के आप पाकिस्तान पेनल कोड देख लें कि पाकिस्तान पेनल कोड क्या कहता है, पुलिस की क्या पावर्स हैं, पुलिस किस तरह आगे जा सकती है। पुलिस को प्रेशर करने के लिए ऑटोमेटिकली कुछ ऐसी शिकें हैं जो हरकत में आ जाती हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इस पर जाहिर है एक पॉलिटिकल गेम चल पड़ी है और मुझे नहीं सकता गवर्नर साहब हमारे बैठे हुए थे, उनके पास भी कुछ चीजें हैं, वो भी देख सकते थे। बहरहाल ये चीज उलझ गई है और मेरा इसको मजीद उलझने से बचाने के लिए हमें वेट करना चाहिए कि जो आर्मी चीफ ने ऑन द रिक्वेस्ट, ऑन द अपील ऑफ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, उसका देखें कि उसका रिजल्ट क्या आता है। तो मैं तो लेकिन चूंकि एक एग्रीव पार्टी, बकौल उनके एक एग्रीव पार्टी मरियम नवाज साहिबा भी हैं, वो कहती हैं कि मैं अपने कमरे में थी, एक खातून हूं, कमरे का ताला तोड़ा गया और मेरे शोहर को गिरफ्तार किया गया। आज वो कह रही थी कि सिविल हुकूमत और अदलिया नोटिस लेती है, अपील तो इनको करनी चाहिए। अच्छा चलो, उनकी यही बात मान लें तो कानूनी तौर पे तो मैं ये अर्ज करूंगा कि मरियम साहिबा को और सफदर साहब को किसी ने रोका, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। मेरे हिसाब से चला जाना चाहिए उनको और इस पूरे का चीज का नोटिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ले लें या चीफ जस्टिस सिंध ले लें। वो कानूनी तौर पे एक गरीब पार्टी की हैसियत से बात जो कह रही है उनमें भी वजन है, लेकिन कोई रोक तो नहीं रहा उनको। तो मैं ये समझता हूं कि चीज जितनी हम आगे लेके जाएंगे बढ़ेगी। और जो मैंने बात आपको अभी की है ना कि जो पाकिस्तान के दुश्मन आगे हैं उनको सामने रखते हुए और जो आने वाले हालात हमारे इकोनॉमिक के खराब हो रहे हैं, वो आई एम सॉरी टू से पाकिस्तान को इस पर यूनिटी की जरूरत है। खुदा के लिए मेरा हाथ जोड़कर सबसे ये अपील होगी, लेट्स फॉलो, लेट्स फॉरवर्ड। आपको सुबह से लेकर मलिक साहब आपको सुबह से लेकर रात गए तक इधर कोई एक साइड से यूनिटी की उम्मीद नजर आती है? कभी आपने कोई झलकी देखी है कि पाकिस्तान में यूनिटी का कोई ऐसा मंजर नजर आया हो? आप कहां रहते हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको प्राचा साहब इसी पे बात की ना, इसी वजह से मैं कह रहा हूं हम इस वक्त एक डायरेक्शन लेस कौम बन चुके हैं। हमारी कोई डायरेक्शन नहीं है। हम एक दूसरे पे जितना भी कीचड़ उछाल सकें, जितनी लड़ाई कर सकें, उसको जिच करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सियासत जो है वो सियासत है, सियासत की तरह कर नहीं रहे। हम जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन सियासत जिस अंदाज से सियासी माहौल में, सियासी अंदाज में होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। और आने वाले वक्त में मैं देख रहा हूं कहीं डेमोक्रेसी को भी नुकसान ना पहुंचे। सियासी हालात जो खराब कर रहे हैं या हो रहे हैं, ये आने वाले वक्त में ठीक नहीं होंगे। तो यही तो मैं आपसे मलिक साहब मैंने आपसे यही तो सवाल पूछा कि क्या कुछ होने वाला है अनकरीब पाकिस्तान में? मुझे लग रहा है, देखें जी, अगर आपने फैसला कर लिया, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? हुकूमत भी भटके मार रही है। मलिक साहब आपको लग क्या रहा है? आपको क्या लग रहा है? मुझे लग ये रहा है कि कुछ हालात जो है ना ये काबू में रहने वाले नहीं है। और किस तरह? मसलन होगा क्या?
देखें जी, होगा फिर यही होता है जो पहले होता है। हमारे 17 साल की हिस्ट्री में क्या होता रहा है? यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मार्शल लॉ लग सकता है? सबको देखा आपने क्या हुआ? आप ये कहना, मलिक साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मार्शल लॉ लग सकता है? मैंने बिल्कुल नहीं कहा मार्शल लॉ लग जाएगा। मैंने कहा है कि हालात खराब हो जाएं तो फिर कौमें बैलेंस नहीं रहती हैं। नहीं तो मैं तो ये चाह रहा हूं, आप एक फार साइटेड आदमी हैं, होगा क्या फिर? राजा साहब, मैं फॉर्चून टेलर तो हूं नहीं हूं, ना मैं पामिस्ट हूं। मैं हालात को देख के कह रहा हूं कि मुझे अफरा तफरी का आलम नजर आ रहा है। मैं दुआ करता हूं कि अनारकी पैदा हुए, कहीं सिविल इंवार शुरू हो जाए। महंगाई इतनी है जिसका हिसाब कोई नहीं है, लोग रो रहे हैं रोटी के लिए। तो मैं ज्यादा जल्दी पे तेल नहीं डालना चाहता। मैं सिर्फ इमरान खान साहब को एक जरूर गुजारिश करूंगा एज ए पोलिटिकल वर्कर, और इमरान खान बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कि फॉर गॉड सेक अपनी ईगो को एक साइड पे रखें। पकड़ना पकड़ाना होता जाएगा। अब अगर आपका मुल्क सेफ होगा तो सब कुछ है। आप मुल्क को सेफ नहीं कर सकते बाई ब्रिंगिंग पीपल और थ्रेटनिंग पीपल और अरेस्टिंग पीपल। और एक चीज मैं बताऊं, एक छोटी सी मिसाल देता हूं आपको। चाइना ने आपको पता है कि दीवारें चीन बनाई और इतनी ऊंची थी कि कोई दुश्मन चढ़ नहीं सकता था। 100 साल उनके थे हुए उसको बनाए हुए, तो 3 हमले हो गए वहां पे। जब 3 हमले हुए तो चाइना ने बड़ी परेशानी से देखा कि ये क्यों हो रहा है सब कुछ। उन्होंने बड़ी स्टडी वडी की तो पता चला कि वॉल तो किसी ने क्रॉस नहीं की, जो उनके वहां पे गार्ड से वही पैसे लेके दरवाजा खोल के तो अंदर कर देते थे। तो लिहाजा कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ द नेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2 चीजें, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द नेशंस। नहीं, डायरेक्शन देखें ना, आप हाथ जोड़ रहे हैं, आप अपील कर रहे हैं, आप वजीर आजम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वजीर आजम आज भी कह रहे थे कि पहले दिन से ये लोग चाहते हैं कि एनआरओ लें, मैं इनको रियायत करूं। ये पहले दिन से मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि मैं जो इन्होंने करप्शन किया है इनके खिलाफ कोई एक्शन। पहले तो मैं एक अर्ज कर दूं यहाँ पे कि हमें एनआरओ का कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए। एनआरओ का मतलब नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस, मतलब रियायत। एनआरओ एक सिंबल बन गया ना कि रियायत दी जाए, लोगों को माफ किया जाए, लोगों को सिंबल को अपनी जेब में डाल लेते हैं और अपनी टोपी बना लेते हैं। क्यों बनाते हैं? पहले बात मेरी अर्ज सुन लें प्राचा साहब, ये गलत करते हैं हम। एनआरओ के मकसद का ही कुछ और था और एनआरओ को एक सिंबलाइज करना सियासत के साथ गलत हुआ। मैं उस चीज में शामिल था। मैं गारंटी के साथ पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा अगर ये साबित हो जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एनआरओ लिया था। ये नेशनल रिकंसिलिएशन ऑफ जो था, दुबई वाली मुलाकातों में होते थे मलिक साहब। नहीं, आप तो दुबई वाली मुलाकातों में थे, बीबी शहीद और आप एक तरफ थे, जनरल परवेज मुशर्रफ और उनके साथ उनके एक और कॉलीग होते थे। कोलीग सारे थे। मैं इसका नटशेल बता रहा हूं, आपके पास टाइम नहीं, तो मैं पूरा लेबरेट कर सकता हूं। बीबी हैड रिफ्यूज के मेरे खिलाफ कितने केसेस चलाए, लेकिन मैं जाना चाहती हूं पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, जाके इलेक्शन लड़ना चाहती हूं। और जब उन्होंने कहा जी कि वो नवाज शरीफ पे जाने पे कोई इतराज है, सऊदी अरेबिया ने कहा, तो मोहतरमा ने कहा नहीं अगर वो नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। बहरहाल अगर हमारे कोई एनआरओ लेना होता भाई तो उस वक्त बीबी आपने नहीं लेती। तो मैं ये कैटेगोरिकली कह रहा हूं और चैलेंज करता हूं सारे जितने भी इस वक्त मिनिस्टर्स हैं या जितने भी काम कर रहे हैं कि साबित कर दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एनआरओ लिया था। ये गलत बात थी और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बदनाम किया गया। और आज अगर आप देखें कि एनआरओ कौन दे सकता है जिसकी पावर में हो, क्या इस वक्त की हुकूमत नया के केसेस खत्म कर सकती है? अगर वो केसेस खत्म कर सकती है तो मान लेता हूँ ठीक है जी। चले मुझे ब्रेक लेना है मलिक साहब, मुझे ब्रेक लेना है। मैं नादरीन ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे सेनेटर रहमान मलिक साहब पाकिस्तान के खिलाफ एक खौफनाक किस्म की साजिश का इंकशाफ कर रहे हैं। और आज भी फेटफ में जब पाकिस्तान का केस आया, ये फेटफ के सदर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना कि 27 जो प्लान थे, जो नुकात थे एक्शन प्लान के, 27 में से पाकिस्तान ने 21 पर मुकम्मल अमल दरामद किया है, 6 रह गए थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू किया गया। मलिक साहब खुद बड़े इन्वेस्टिगेटर रहे हैं, मैं उनकी राय इन अमूर पर जरूर जानूंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं साबिक वफाकी वजीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक साहब। मलिक साहब फाइनली फैटफ पे आते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स
आज पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जारी रखने का फैसला कर चुकी। क्यों ऐसा हुआ? हमने अगर 27 में से 21 पर मुकम्मल अमल दरामद किया है तो हमें तो बाहर आ जाना चाहिए था। राजा साहब, मैं अफसोस के साथ कहूंगा कि जो कौमें डिफेंसिव हो जाती हैं, दूसरे लोग ऑफेंसिव हो जाते हैं, तो हम डिफेंसिव थे। देखें, 26 में से सिर्फ 6 काम है हमारी, बल्कि 5 काम है, बाकी हमने 27 में से 21 हुआ, 6 काम है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं टोटल बैकग्राउंड जरा देखिएगा इसकी, पूरे जो चीजें आपके सामने हुई। मैंने फॉरेन रिलेशन कमेटी में भी, हाउस में भी कहा कि आए लेट्स मूव अगेंस्ट इंडिया, और इंडिया मनी लॉन्ड्रिंग में भी है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग में है, और लेटेस्ट आपने देखा होगा कि उन्होंने जो एसोसिएशन देखी है और जो सपोर्ट देखी है इंडिया की टुवर्ड्स दैश, वो भी सामने आई। तो मैंने ये खत लिखा 3 दिन पहले, बल्कि 4 दिन पहले, और मैंने फैट को ही भेजा, पूरी दुनिया भेजा। मैं शुक्रगुजार हूँ कि अमेरिका के हमारे अमेरिकन पाकिस्तानी जो उन्होंने मेरा साथ दिया कि फैट ऐप से हमें निकालने की भरपूर कोशिश की जाए। और मैंने ये भी कहा कि ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें हर सूरत जो इस वक्त माहौल और हालात चल रहे हैं उनको सामने रखते हुए हमें डोनाल्ड ट्रंप से कहना चाहिए कि इससे कंप्लेंट से विथड्रॉ करें। हमें नहीं हुआ। अब अगर हम इंडिया को नहीं घसीटते इसमें, और अमेरिका की जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो हम फैट ऐप में नहीं ले जाते, हमें कोई नहीं निकालेगा। और दूसरा, मैंने वही कहा ना कि जो साजिश पाकिस्तान में ऑलरेडी मनी पंपिंग हो गई है, हमको डिस्टेबलाइज करने के लिए फैट ऐप को जारी रखा जाएगा, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है उस पर और ज्यादा से ज्यादा बोझ पड़े। और डोंट फॉरगेट सर कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। बहुत से वेस्टर्न मुल्क नहीं चाहते कि हमारी जो न्यूक्लियर मामला है वो आगे बढ़े या वो सस्टेन करें। तो हमारी कौम को एक यूनिटी के साथ ये सोचना चाहिए। मलिक साहब सुने, हमने अपने कवानीन में तरामीम की, हमने नए कवानीन अप्रूव किए, टेरर फाइनेंसिंग को पाकिस्तान ने हैंडल किया, इवन रियल एस्टेट और ज्वेलर्स तक तो ये फैटफ वाले पहुंचे और पाकिस्तान ने अमल दरामद किया। फिर क्यों पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक वो प्यूनिटिव एक्शन जारी है? आपको मैं थोड़ा सा आई ड्राइव यू बैक ड्यूरिंग वॉर एंड टेरर के अमेरिका जो ये अमेंडमेंट कराने की उसने भरपूर कोशिश की थी जो फैट ऐप में हुई है। मेरे पास उनकी रिटर्न रिक्वेस्ट उस वक्त के जो लोग विजिट करते थे वो सारे कहते कि ये कानून आप बदलें, लेकिन वो कानून हमारे लिए बदलना मुश्किल था बिकॉज ऑफ कुछ पार्लियामेंट के इश्यूज थे उस वक्त। लेकिन अमेरिका कौन से कानून में तरमीम चाह रहा था हमसे? देखे, मनी लॉन्ड्रिंग में भी, और आपकी जो खामखा टेररिस्ट फाइनेंसिंग में भी, और अगर कोई बंदा घर को पैसे भेजता है या जाके अपनी खरीदो फरोख्त करता है या बच्ची के जेवर खरीदता है, यानी कि जितने भी हमारी इंटरनल जो हमारी मूवमेंट थी पैसे, उसको भी उन्होंने करप्ट किया। जो हमारे बाहर जाते थे उसको भी करप्ट किया, जो बाहर से आते थे उनको भी करप्ट किया। बेसिकली ये उस वक्त की डिमांड थी जो वो खुद नहीं कर सका था अमेरिका, वो उसने फैट ऐप से कराई है। मैं ये बता देता हूं, अल्लाह करे और मेरी दुआ है कि हम दूसरे 5 चीजें भी कर दें तो ये निकाल दें, लेकिन ये एक बड़ी गहरी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। हमें ऑफेंसिव होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, मैंने अभी प्रूफ्स के साथ लेटर लिखा है प्रेसिडेंट फैट ऐप को, और पहले जब मैंने प्रेसिडेंट फैट ऐप को लेटर लिखा तो उसने क्या जवाब दिया मुझे कि जी ये तो बॉडी जो है पॉलिसी मेकिंग है मिस्टर मलिक, देयरफॉर हम तो इसमें इन्वेस्टिगेट नहीं कर सके। तो मैंने दोबारा लिखा, मैं मिस्टर प्रेसिडेंट अगर ये पॉलिसी बॉडी है तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ ये इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही है, फिर उसके खिलाफ बंद करो। मलिक साहब कुछ तो अमेरिकन फर्म्स को भी लॉबिंग के लिए हायर किया इस हुकूमत ने। हॉलैंड एंड नाइट एक फर्म है वॉशिंगटन में, फिर टेक्सास बेस्ड एक फर्म है लिंडन, उसको भी हायर किया गया, बायलैटरली हायर किया गया बायलैटरल रिलेशन के लिए, लेकिन पाकिस्तान के हक में लॉबी करना थी। तो क्या हमारी डिप्लोमेसी, हमारी एफर्ट्स, हमारी कोशिशें, उनको कैसे देखते हैं आप? मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान हुकूमत ने कितने डेलीगेशन भेजे वहां से? पहले उन्होंने कहा कश्मीर के लिए भेजें, कश्मीर के कोई नहीं भेजे। फिर उन्होंने कहा जी हम भेजते हैं आपके लिए, फैट ऐप के लिए भेजे। कितने भेजे मुझे गिन के बता दें। देखिए सर, जब तक हुकूमतें स्ट्रांग नहीं होती हैं, कौमों का इंप्रेशन स्ट्रांग होने का, यूनिटी का नहीं जाता है, अगले लोग आप सीरियस नहीं लेते। यहाँ तो क्या आपके मिडिल ईस्ट लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। फैट ऐप में सिर्फ टर्की ने कहा, मलेशिया ने कहा कि भाई उन्होंने इतना काम कर दिया।
माय लास्ट मुझे क्वेश्चन, हुकूमत का My last question, Malik साहब, टाइम जा रहा है. My last question, टाइम जा रहा है मलिक साहब, टाइम ऊपर हो रहा है. लास्ट क्वेश्चन बट 1 मिनट आल से कि हुकूमत का बयानिया यह है कि हमने ब्लैक लिस्ट से बचा दिया. ब्लैक लिस्ट कभी आपको नहीं करेंगे, फॉर गॉड सेक. ये ना क्रेडिट लें कि हमने ब्लैक लिस्ट से बचा दिया, बल्कि ये रोना रहे और अपनी जो हार है माने कि हमारी हुकूमत फेल हो गई है ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए. फॉर गॉड सेक, लेट्स कन्फेस आवर मिस्टेक्स सो दैट वी डोंट कमिट दोज मिस्टेक्स इन फ्यूचर. पीडीएम के पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे भी जारी हैं और अनाउंस हुए हैं. परसों यानी इतवार के रोज क्वेटा में जलसा है. एक वार्निंग भी आई है नेक्टा की तरफ से, उसको बड़ा वाइड पब्लिसाइज किया गया है. फिर आज बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जमान ने भी अपील की पीडीएम से कि आप अपना जलसा इतवार का क्वेटा का कैंसिल करें क्योंकि टेररिज्म का खतरा है. तो क्या पीडीएम को जलसा करना चाहिए या फिर ये कोई पॉलिटिकल स्टंट है? आप फॉर्मर साबिक वजीर दाखिला रहे हैं. को अपनी देखिए जी, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा होती है, पीडीएम का हिस्सा हूं और मेरा है जो फैसला हमारी क्यादत ने किया है, हम सब वर्कर और सारे लीडर्स को मानते हैं. अगर हुकूमत के पास कोई ऐसी ऑथेंटिक चीज है तो पीडीएम के लीडर्स को जाकर मिले, उनको बता दें कि ये चांसेस हैं. आई एम श्योर वो भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास भी सिक्योरिटी के लोग हैं. लेकिन मैं ये समझता हूं कि आने वाले वक्त में सिर्फ जो आप अफरा तफरी देख रहे हैं और टेररिज्म का जो बढ़ता हुआ असर रसूख जो है दाइश, और जो आपको पता ही है, मैंने 1 साल पहले कहा था, 1.5 साल पहले कहा था कि जो हालात खराब होंगे बलोचिस्तान में भी और केपीके में भी, वो भी आपने देख लिए हुए खराब. मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करता, कुछ बेस्ड होती है इंफॉर्मेशन, कुछ इंटरनेशनल हालात आगे चल रहे होते हैं, कुछ लोगों की इंफॉर्मेशन हमें सामने आ रही है, उसको भी देखा जाता है. लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि आने वाले वक्त में हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए, बहुत केयरफुल रहना चाहिए. बहुत शुक्रिया साबिक वफाकी वजीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक आज हमारे रूबरू थे. नाजरीन, और ये बात दुरुस्त है कि जो इन्वायरमेंट है, बेशक अंदरूनी हो या बैरूनी, और जिस तरह की साजिशों की तरफ वो इशारा कर रहे थे, होना तो यही चाहिए कि यहाँ इत्तेहाद हो, मिलकर सब बैठें और मुल्क को इन मुश्किलात से निकालें. खसूसन आवाम की जिंदगी जिस तरह अजीरन हो चुकी है और आम आदमी की जिस तरह मुश्किलात बढ़ी हैं महंगाई की वजह से, इनका हल तो मुश्तरका तौर पर निकालना चाहिए. बहरहाल ये पॉलिटिक्स है और पाकिस्तान में शायद ऐसा ही होता है. अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.